सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? समझने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से पाठ 2 ल्हासा की ओर। लिखी गई यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बत, नेपाल मार्ग की ओर ल्हासा नामक स्थान की यात्रा करते हैं और उस यात्रा का वृत्तांत अपने लेख में लिखते हैं। तो आइए समझते हैं हम पाठ ल्हासा की ओर। ठीक है, पाठ की शुरुआत होती है नेपाल तिब्बत मार्ग से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। रास्ता सुनसान है क्योंकि आवागमन और संचार के साधनों का पूर्णतः विकास नहीं हुआ था। अब बारी आती है तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था। बच्चों, यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि नहीं होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिलाओं से बनवा सकता है या खुद बना सकता है, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये भिखमंगे चोर डाकू हैं, भिखमंगों के वेश में आ गए हैं और हमारी हत्या कर देंगे, इसका भय बना रहता था। लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोंगी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी की टोंटीदार बर्तन में रखकर दे दिया जाता था। आगे है लेखक की यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से प्रारंभ होती है। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी, जिसे यात्रा करने का कर या रोड टैक्स कहते हैं, मांगने आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चीटे यानी पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोनला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते से एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव में सबसे गरीब घर में रहने के लिए जगह मिली। बच्चों, उनकी यात्रा आगे बढ़ती है और वे निर्जन स्थान डांडे की ओर आगे बढ़ते हैं। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और इसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान काफ़ी निर्जन था। डाकुओं और लुटेरों के लिए यह स्थान काफ़ी ऊंचाई पर होने के लिए काफ़ी अच्छा था। आसपास में कोई गांव नहीं थे, हमेशा भय बना रहता था और उस समय वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सरकार जो है खुफिया विभाग पर और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती थी। संचार साधनों का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए डाकुओं को कोई भय नहीं था। अगर उन्हें किसी को लूटना होता तो सबसे पहले उसकी हत्या करते और उसके बाद में लूटते, क्योंकि उन्हें खुद अपनी जान का भय बना रहता था। चूँकि ये दोनों भिखारी के वेश में थे और जो कोई भी रास्ते में दिखते अपनी टोपी उतार कर उनसे कुची कुची यानी दया दया 1 पैसे दे दो ऐसा कहते हुए भीख मांगने लगते, तो लोग समझ जाते कि ये तो खुद भिखारी हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए इन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते चूंकि रास्ता काफ़ी बीहड़ था, इन्हें रास्तों की पहचान नहीं थी। आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने देखा हिमालय के ऊंचे स्थान में डांडे के देवता थे, जहाँ काफ़ी सारे पत्थर आदि के टुकड़े रखे हुए थे। उन्हें प्रणाम करके ये फिर आगे बढ़ते हैं। तकरीबन शाम को आगे पहुंचते हैं। गर्मी भी काफ़ी थी, इसीलिए इन्होंने रास्ते को पार करने के लिए एक घोड़ा अपने अपने लिए एक एक घोड़ा किराए पर ले लिया और उस घोड़े पर चढ़ के वे आगे बढ़ने लगे। उसके बाद इनके साथ एक घटना ये घटित हुई कि सुमति को रास्ता मालूम था, इसीलिए वह आगे बढ़ गया। लेखक को रास्ता मालूम नहीं था और इसका घोड़ा पीछे चल रहा था। इसे लगा कि घोड़ा थक गया है, इसीलिए घोड़े को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, जिस तरह से चल रहा है चलने दो और दोनकी क्वस्तो
जो कि एक यात्री था, भ्रमण के लिए निकला था, उसी तरह से हिलते डुलते घोड़े पर बैठे बैठे यह भी आराम करने लगा। घोड़ा रास्ता भटक गया। काफ़ी दूर जाने के बाद इन्हें पता चला कि ये रास्ता भटक गए हैं। फिर वापस आते हैं। उधर दूसरी ओर सुमति प्रतीक्षा करने लगा। अब रास्ता भटकना और उसके बाद फिर वापस आना, फिर सुमति के पास पहुंचना, तो इसमें काफ़ी समय लग गया। सुमति नाराज़ हो गया। लेकिन सुमति की एक खासियत थी कि जितनी जल्दी वह नाराज़ होता था उतनी जल्दी वह शांत भी हो जाता था। फिर दोनों बैठते हैं, बैठ कर के गर्म चाय पीते हैं और फिर अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर के वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें दिखाई देता है तिनरी का विशाल मैदान। तिनरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाले पहाड़ी का नाम तिनरी समाधिगिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोधगया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे, गंडे क्या है, एक बनाया हुआ धार्मिक चिन्ह है, ला कर के दिए। वहाँ से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज़ धूप में आगे निकल पड़े। सुमति को एक आदमी से मिलना था, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाकर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि यजमान से मिलने से उसे कुछ आर्थिक लाभ होता। और इस तरह से वे आगे निकल गए। सेकर विहार में बच्चों बौद्धों का मठ है, जहाँ की पूरी जागीरदारी बौद्ध भिक्षुओं के अधीन रहती है। वहाँ पर की भूमि मठ को अर्पित है और वहाँ सस्ते दरों पर बेकार में काम करने के लिए लोग भी मिल जाते हैं। सारी पूंजी भिक्षुओं की है, इसीलिए उसकी देखरेख और मालिकाना हक भी भिक्षुओं का था। वहाँ देखें तो तिब्बत की ज़मीन छोटी छोटी जागीरदारियों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों या विहारों की देखरेख में है। ये जागीरदार बेकार मजदूरों से अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए बौद्ध भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। आगे चलते हुए सेकर विहार में ये बौद्ध भिक्षु के मुखिया नमसे से मुलाकात करते हैं। वे काफ़ी भद्र पुरुष थे, उनसे काफ़ी इन्हें प्रेम मिला। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की अनुवादित काफ़ी सारी किताबें, लगभग 300 पोथियाँ रखी हुई थी। मोटे मोटे कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं थी। लेखक का स्वभाव चूंकि अध्ययनशील था, इसीलिए वह पोथियों को पढ़ने में मग्न हो गया और सुमति को अपने यजमानों से मिलना था। वह अपने यजमान से मिलने के लिए चला गया। पहली बार जब सुमति अपने यजमानों से मिलने के लिए जा रहा था तो उस समय लेखक उन्हें वहाँ जाने से रोक रहे थे। क्यों? क्योंकि अकेले इन्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु इस बार पढ़ने के लिए इन्हें मोटी मोटी किताबें मिल गई, इसलिए इस बार इसने सुमति को वहाँ जाने से नहीं रोका। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिर्री गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहाँ से दूर नहीं था। और इस तरह से इनकी यात्रा पूर्ण हुई। पूरे पाठ का सारांश अगर हम देखें एक वाक्यों में तो पाते हैं कि किस तरह से इनकी यात्रा की शुरुआत होती है। तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था, निर्जन स्थान डांडे का क्या चित्रण हुआ है, ये रास्ते क्यों भटके, तिर्री के मैदान और जागीरदारी का प्रचलन, और साथ ही साथ सेकर विहार के बौद्ध भिक्षु की चर्चा इस पाठ में हुई है। ठीक है, प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करें। धन्यवाद।